हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 19 यूट्यूब चैनल। देखिए, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाके आपको हेमंत मिश्रा सर्च करना है और वहाँ पे सभी कोर्सेज फ्री हैं। अगर आप रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको जस्ट कोड यूज करना है स्टडी 19, ठीक है। ये कोड यूज करते ही आपको सभी कोर्सेज जो हैं फ्री में मिल जाएंगे। तो सिंपल फर्स्ट स्टेप, सर्च अन अकेडमी ऐप, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आपको फॉलो करना है हेमंत कुमार मिश्रा को सर्च करके। और अगर कोई कोर्स ओपन नहीं हो रहा है फ्री में, तो आप स्टडी 19 कोड जो है यूज कर सकते हो। और भी अगर आपको प्लस क्लास खरीदना है तो आप वीडियो के लास्ट में पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। अब मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? दोस्तों, मानव मस्तिष्क में निलय की संख्या होती है 4। जी हाँ दोस्तों, टोटल 4 निलय। 2 पार्श्व निलय जो कि दाएं और बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं। अग्र मस्तिष्क में तीसरा निलय होता है और पश्च मस्तिष्क में चौथा निलय होता है। तो मानव मस्तिष्क में टोटल निलय की संख्या तो हो जाएगी 4। नेक्स्ट, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक दोस्तों ये होता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स बोलते हैं इसको। तो ये हमारा होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, श्वसन में जो गैसों का वहन होता है या संचरण होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, लेकिन ब्लड खुद जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन नहीं कर सकता। इसके लिए ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। और हमारे मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है यानी कि श्वसन रंजक है वो हीमोग्लोबिन होता है। अगर इसके रंग की बात करें तो यह लाल रंग का होता है। तो श्वसन रंजक हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। दोस्तों, ओ ग्रुप वाले जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो वो सार्वत्रिक रक्तदाता कहलाते हैं, यानी कि सर्वदाता कहलाते हैं। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी हो वो सर्वग्राही कहलाते हैं, सर्वग्राही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों ये होता है हमारा 120 से 80। जी हाँ दोस्तों, धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को हम प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को प्रसारण दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों जनरली जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है यानी कि प्रकुंचन दाब वो 120 मिली एचजी, और जो हमारा प्रसारण दाब होता है यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर वो 80 मिली एचजी होता है। इसीलिए हम इसे 120-80 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों ये किया जाता है अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, शरीर में रक्तचाप जब कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन्स निकलता है और यह रक्तदाब को बढ़ाता है। तो रक्तदाब का नियंत्रण करने वाला तो हो जाएगा अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों, अगर मनुष्य के शरीर में रक्त की आपूर्ति सही मात्रा में ना हो या फिर पर्याप्त मात्रा में ना हो तो वह एस्कीमिया कहलाता है। दोस्तों, इसकी वजह से उत्तकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं और उत्तकें क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को हम एस्कीमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, प्रतिस्कंदक पदार्थ हमारा होता है हिपैरिन। जी हाँ दोस्तों, हिपैरिन मुख्य रूप से ब्लड के थक्का का नहीं बनने का, यानी कि रुधिर में या ब्लड में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व साल दशा में पाया जाता है। और दोस्तों हिपैरिन को हम एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं। एंटीथ्रोम्बिन कहलाता है हमारा हिपैरिन। दोस्तों यह एक ज्वाइंट पॉलीसेकेराइड होता है। तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर में यानी कि मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? दोस्तों वो होता है हमारा 180 से 200 mg%।
जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 180 से 200 mg% होता है, और अगर इसका जो लेवल है वो 200 mg% से अगर ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है, और इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 120 से 200 180 से 200 mg%। नेक्स्ट, वयस्कों में खाली पेट रुधिर का जो ग्लूकोज स्तर है वो mg/100 ml में कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 100 mg/100 ml। जी हाँ दोस्तों, अगर खाली पेट की बात करें तो ब्लड में जो शर्करा का लेवल है या स्तर है वो 80 से 100 mg/100 ml होता है, और अगर खाना खाने के बाद की बात करें तो खाना खाने के 2 घंटे बाद यह 160 mg/100 ml हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 100 mg/100 ml। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा प्लाज्मा। हाँ दोस्तों, अगर कुल ब्लड की बात करें तो पूरे ब्लड का जो लगभग 55% है वो प्लाज्मा होता है, और 45% भाग रुधिराणु होता है। बाकी फिर रुधिराणु के फिर और भी जो है कि पार्ट्स होते हैं, जैसे रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में? तो हो जाएगा प्लाज्मा 55%, बाकी 45% रुधिराणु। नेक्स्ट, मानव रुधिर यानी कि मानव ब्लड का pH मान कितना होता है? दोस्तों होता है हमारा 7.4। दोस्तों अगर मनुष्य में ब्लड की बात करें तो एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में, और अगर इसके pH की मान की बात करें तो ये होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है हमारी फॉलिक एसिड के कारण, यानी अगर शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो अरक्तता यानी कि एनीमिया होती है। दोस्तों अगर हम फॉलिक एसिड के सोर्सेज की बात करें तो इसमें आती है हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे और फलियाँ। और दोस्तों अगर इसके हम काम की बात करें, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो रुधिराणुओं का निर्माण करना और डीएनए का संश्लेषण करना। रुधिराणुओं का निर्माण और डीएनए का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य है। तो अरक्तता फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? दोस्तों वो होती है 120 दिन। जी हाँ दोस्तों, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं के अगर औसत जीवन काल की बात करें तो यह 100 से 120 दिन तक होता है, और इनकी जो संख्या होती है वो 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। दोस्तों यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु तो हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 300 ग्राम, यानी कि एवरेज जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके हृदय का जो वजन है वो 250 से 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और इसके साथ दोस्तों अगर इसके साथ सही मात्रा में हमें शारीरिक व्यायाम करना होता है। स्वस्थ अगर हृदय चाहिए हमें तो हमें संतुलित रूप से आहार लेना चाहिए, पर्याप्त निद्रा, जितनी हमें नींद की आवश्यकता है उतनी नींद लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें डेली शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा, जिससे हमारा हृदय जो है स्वस्थ रहे। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हृदय का काम है, हृदय का काम क्या है? तो दोस्तों रुधिर को यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना ही हमारे हृदय का काम होता है। दोस्तों अगर रक्त परिसंचरण की खोज की बात करें तो शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो रक्त परिसंचरण की खोज थी वो विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो दोस्तों वो होती है हमारी फुफ्फुस शिरा, यानी फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश से हृदय में प्रवेश करता है?
तो दोस्तों स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय में यह बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है और इसके बाद बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल तथा महाधमनी से होते हुए शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बाएं अलिंद से। नेक्स्ट, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा एसे नोड को। जी हाँ दोस्तों, गति प्रेरक यानी कि पेसमेकर ये हमारा सीधे सीधे हृदय से संबंधित होता है और हृदय जो हमारा है वो 4 भागों में बटा होता है। दोस्तों जो गति प्रेरक यानी कि पेसमेकर होता है यह एसे नोड कहलाता है और यह कहाँ स्थित होता है, तो यह हृदय के एक भाग आरे में स्थित होता है और यहीं से दिल की जो धड़कन है वो उत्पन्न होती है, यानी कि हार्ट बीट यहीं से उत्पन्न होती रहती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बर्स की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है हमारा 4, यानी जो हमारा हृदय है वो 4 कक्ष में बटा होता है। बाएं अलिंद और नीचे की ओर बड़े दाएं और बाएं निलय होते हैं। तो हमारा मानव हृदय बटा होता है 4 कक्षों में यानी 4 चैम्बर। देखो, अगर आप अनअकैडमी प्लस बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो study19 किसी भी जो एग्ज़ाम के लिए, एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया या यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम के लिए आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो study19। इसके साथ ही जो आपकी रेटिंग, जो आपकी क्रेडिट है, ठीक है, जो आपको पॉइंट मिला है वो भी पॉइंट आप डिस्काउंट में जो है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें। जस्ट आपको सर्च करना है हेमंत मिश्रा, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे मेरी कम से कम 40 से 50 फ्री लाइव क्लास होने वाली हैं जो कि आपको रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको फ्री लाइव क्लास कैसे मिलेगी? आपको जस्ट मेरा कोड यूज करना है study19 कोड यूज करके आप वो फ्री क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो है हमारा सोयाबीन और मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात सोर्सेज हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? दोस्तों वो है हमारा केराटिन। जी हाँ दोस्तों, केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों और ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो दोस्तों वो होता है कॉपर। जी हाँ दोस्तों, यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में जो है कि विकार उत्पन्न हो जाता है तथा उसके जो ऊतक होते हैं उनका क्षय होने लगता है। इसे ही हम यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कॉपर। नेक्स्ट, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? दोस्तों सबसे पहले कार्बनिक भोजन क्या होता है? तो ऐसे भोजन जो जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बनिक भोजन कहलाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। मैंने आपको बताया कार्बनिक भोजन क्या होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? दोस्तों यह निगलने में मदद करता है, यह निगलने में मदद करता है। सही जवाब। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। नहीं। यह मुख तथा दांतों को साफ रखता है। यह भी सही है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। यह भी सही है। तो दोस्तों हमसे पूछ रखा है कि कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं है या फिर कौन सा गलत है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। दोस्तों लार यह हल्की अम्लीय होती है। इसका पीएच मान पूछा जाता है कि सलाइवा का पीएच मान, तो वो हो जाएगा आपका 6.8।
और दोस्तों ये लार ग्रंथियों से निकलती है और इसमें लगभग 99.5% केवल पानी होता है। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना और आसानी से निगलने के लिए तमाम प्रक्रिया करना, यह लार का काम है। यानी कि लार में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? तो वो हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा टाइलिन होता है। दोस्तों लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है और पाचन क्रिया में सहायता करता है और पाया जाने वाला एंजाइम तो हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमारा रेनिन। जी हाँ दोस्तों, जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? दोस्तों वो होता है कैरोटीन के कारण। जहाँ दोस्तों गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होता है, इसी के कारण उसका जो रंग होता है वो पीला होता है। नेक्स्ट, खट्टे दूध में होता है क्या? दोस्तों खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध खट्टा महसूस होता है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों हम कहते हैं प्लीहा को, यानी स्प्लीन को। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा अमाशय तथा तंतुपट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की एक सकरी और चपटी सी लसिका ग्रंथ होती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों वो है हमारा यकृत। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो यकृत है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी तथा इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? दोस्तों वो है हमारा कैल्शियम फास्फेट, यानी अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, कौन सा? दोस्तों वो होगा हमारा वसा। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हम क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग में लेते हैं और वसा जो हमारी होती है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी दीर्घावधि ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का जो प्रमुख सोर्स है वो वसा यानी कि फैट है। नेक्स्ट, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? दोस्तों प्राप्त करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जहां दोस्तों मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किसके शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? तो दोस्तों वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, क्विक एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। तो एक खिलाड़ी या एथलीट को
अगर तुरंत जो है कि अधिक मात्रा में ऊर्जा लेनी है तो किसका प्रयोग करेगा, तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। यह शरीर को तेजी से ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है और इसीलिए खिलाड़ी और एथलीट कार्बोहाइड्रेट युक्त जो पदार्थ होता है या भोजन होता है उसको प्रचुर मात्रा में लेते हैं। नेक्स्ट, फलों का मधुर यानी कि मीठा स्वाद किसके कारण होता है? दोस्तों वो होता है फ्रक्टोज के कारण। जी हाँ दोस्तों, फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है और इसको हम फल शर्करा भी कहते हैं। तो फलों का मधुर या मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में हम लैक्टोज शर्करा लेते हैं, यानी कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों वो है हमारा विटामिन ए। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा अल्प समय में ही इसका संचय भी करता है, यानी अल्प समय के लिए इसका संचय करता है। और दोस्तों विटामिन के खून का जो स्कंदन है यह करने में भी यह सहायता प्रदान करता है। तो किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ए का। नेक्स्ट, तंतु आहार में शामिल है। दोस्तों तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। जी हाँ दोस्तों, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है और यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है। तो तंतु आहार में शामिल तो हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? दोस्तों वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। और अगर इसकी खोज की बात की जाए कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो वो किया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति? तो हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल, खोज फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।